नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में 1927 और उसके बाद की घटनाओं के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं 1927 से। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन लंदन में हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या। ये उद्देश्य था कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें बड़ा कंट्रोवर्सी थी, उस पर काफ़ी सारा विचार चल रहा था और भारतीयों का बड़ा विरोध था उसको लेकर। मुख्य रूप से जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसमें भारतीयों को प्रॉपरली अधिकार नहीं दिए गए। उसके अलावा आपने रिजर्वेशन को स्प्रेड कर दिया, तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जहां पर 1919 के अधिनियम को लेकर विरोध की स्थिति थी। और उस विरोध को फिल करने के लिए, या यूं समझिए कि 1919 के अधिनियम को कि वो कहाँ तक सफल हो पाया और एक और अधिनियम जब लाया जाए तो उसमें क्या सुधार अपेक्षित हैं, इस सब की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे वो भारतीय नहीं थे, मतलब यूरोपियंस थे। और यूरोपियंस को आप ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो भारत की परिस्थितियों के हिसाब से 1919 के अधिनियम का आकलन करें। मुझे एक बात बताएं कि क्या ये उचित है? उचित ये होता कि इसमें कहीं भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता, परंतु प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसके पीछे एक व्यक्ति की थॉट थी और वो थे इरविन। इरविन ने मना किया कि भारतीयों को इस साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया जाए, और इस वजह से भारत में इसका विरोध होना बिल्कुल निश्चित हो गया। क्योंकि जो लोग भारत कभी आए नहीं, जिन्होंने भारत की परिस्थितियों को कभी देखा नहीं, भारत के लोगों के साथ उनका कोई परिचय नहीं है, भारत की परिस्थितियों का, भारत की गरीबी का, है ना, किस तरह की चीज़ें डिमांड में है वो उनको पता नहीं। और एक 7 व्यक्ति आते हैं और भारत के लिए एक अधिनियम का बेस तैयार करने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं 1-2 महीने में, तो ये पॉसिबल नहीं था। इस वजह से ये साइमन कमीशन विवाद का विषय रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो थे यूरोपियंस थे, और इस वजह से इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको यही बता दें कि साइमन कमीशन भारत में 1928 और 28 के एंड में दूसरी बार 29 तक रहा, तो कुल मिलाकर 2 बार साइमन कमीशन भारत आया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखें कि इस साइमन कमीशन के सदस्य कौन कौन थे, और आजकल तो ये भी पूछा जाता है किस किस पार्टी के थे। सबसे पहले बात करते हैं साइमन की। साइमन अध्यक्ष थे और ये लिबरल पार्टी के थे। साइमन जो अध्यक्ष थे वो लिबरल पार्टी के थे। इसके अलावा 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के थे, 2 लेबर पार्टी के थे। तो ये हमको सारे के सारे नाम जो है एक फर्स्ट फेज में ध्यान रखने होंगे। देखिए कौन कौन सदस्य थे, उनके नाम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हैरी लेवी लासन, ये आपको बता रहे हैं हम लोग, ये कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य, 4 सदस्य जो आपको बताया कंजर्वेटिव पार्टी के, तो उनमें सबसे पहले थे हैरी डेवी लासन, उसके बाद डोनाल्ड हावर्ड, इसके अलावा लेन फॉक्स और कैडोगन। इस तरह से 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के शामिल हुए। और यदि मैं कहूं कि लेबर पार्टी के 2 सदस्य और थे यहाँ पर, तो लेबर पार्टी में एक तो एटली और एक हार्नशॉर्ट, ये 2 सदस्य लेबर पार्टी के थे। इन 7 सदस्यों का हार्टशॉर्न, ये 7 सदस्यों का ये एक अभियान था, और ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और मैंने आपको बताया कि इसमें भारतीय सदस्य ना होने की वजह से इसका बहुतायत विरोध किया गया। अब विरोध की स्थिति को देखें कि जब ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया,
ये बम्बई पहुंचे थे इस दिन, और जब बम्बई पहुंचे तो यहीं से इनका विरोध शुरू हो गया। और विरोध में किन लोगों ने कहाँ विरोध किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ में इनका विरोध करते हुए आपको जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे, उसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत, इन लोगों को लाठियां पड़ी हैं लखनऊ के अंदर। इसके अलावा बात करें मद्रास में, तो मद्रास में टी प्रकाशम, इन्होंने नेतृत्व किया है इस विरोध प्रदर्शन का। और यदि मैं बात करूं लाहौर की, तो लाहौर में थे मुख्य भूमिका में लाला लाजपत राय। इन सब ने विरोध प्रदर्शन में ये कहा साइमन गो बैक। जो नारा दिया गया वो कौन सा था? वो था साइमन गो बैक। और साइमन गो बैक का जो नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने दिया। ये आपको ध्यान रखना है, किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया। और लगातार भारत में विरोध प्रदर्शन चलते रहे, अंग्रेज़ों ने दमन करना शुरू किया, और उस दमनकारी प्रक्रिया के अंतर्गत ही लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इनके सिर पर लाठियां पड़ी, और जब लाठियां पड़ी तो घायल अवस्था में लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह साबित होगी। और ये संदर्भ यहाँ पर मिलता है। और आपको बताएं, इनकी लाला लाजपत राय की नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई। ठीक है, अक्टूबर लास्ट में इनको ये लाठियाँ लगी, चोट लगी, और उसकी वजह से नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और ये भारतीयों के लिए एक बहुत शॉकिंग था कि इस तरह से लाला लाजपत राय को पीटा गया। और उनकी मृत्यु होने से बड़ा आक्रोश युवाओं में था, और मुख्य रूप से युवाओं में पंजाब में था, क्योंकि पंजाब क्षेत्र से संबंधित थे, शेर पंजाब कहे जाते हैं। तो ये घटना यहाँ पर घटित हुई। यहाँ कुछ और बातचीत कर लेनी ज़रूरी है कि साइमन कमीशन जो था, इसके फेवर में के कौन लोग हैं और अगेंस्ट में कौन लोग हैं। तो देखिए, मैं मुख्य रूप से ये कहूँ कि कांग्रेस विरोध में है, मुस्लिम लीग विरोध में है, उसके अलावा हिंदू महासभा विरोध में है। ये सब तो विरोध कर रहे हैं। समर्थन किसका है? एक बार देखें, साइमन कमीशन का समर्थन किन लोगों ने किया, किन दलों ने किया। तो आपको बताएं, एक तो यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जो थी ये थी पंजाब में, इन्होंने समर्थन किया है साइमन कमीशन का। इसके अलावा जस्टिस पार्टी, ये थी मद्रास में, इन्होंने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया है। और इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित थी, इन लोगों ने भी समर्थन किया है किसका? साइमन कमीशन का। आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न कि किन लोगों ने समर्थन किया, किन पार्टीज़ ने समर्थन किया। इसके अलावा आपको बताएं, मुस्लिम लीग भी यहाँ पर डिवीज़न की स्थिति में चली गई। और डिवीज़न में एक पक्ष में तो जिन्ना थे और दूसरे पक्ष में थे मोहम्मद शफ़ी। और मोहम्मद शफ़ी जो मुस्लिम लीग के जिस पक्ष में थे, वो पक्ष साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद शफ़ी ने, जो मुस्लिम लीग के ही दो धड़े हो गए, एक में मोहम्मद शफ़ी हैं, दूसरे में जिन्ना है। तो जिन्ना जो हैं वो तो विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन का, परंतु यहाँ मोहम्मद शफ़ी वाला जो ग्रुप है, उन्होंने साइमन कमीशन का यहाँ समर्थन किया है। और इस सारी बातचीत में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का यहाँ योगदान आपको देखने को मिलेगा, परंतु मूलतः पूरा भारत विरोध में है कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो अब इस सारी बातचीत में साइमन कमीशन ने यहाँ से रिपोर्टिंग की, उसी के आधार पे बाद का 1935 का जो अधिनियम है वो तैयार किया जाएगा। इन बिटवीन इस हत्या का बदला लेने के लिए एक संगठन तैयार हो गया। किस्मत ये कि नवंबर में ये हत्या की गई, उससे पहले ही सितंबर 1928 में एक संगठन बना जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उसका हम एक बार यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं।
HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना हुई सितंबर 1928 में। कहाँ हुई? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और इसके अंदर 4 प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है। चंद्रशेखर आज़ाद, आपको बताया गया था कि HRA की स्थापना हुई थी। HRA की गतिविधियां, काकोरी कांड हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद वहां से बच गए थे, उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व करते हुए नया संगठन बनवाया। इसके अंदर आपको अब भगत सिंह दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको राजगुरु दिखाई देंगे और भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, ये 4 मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इनिशियली इस संगठन की स्थापना की है। दिल्ली में स्थापित हुआ। HRA जो था वो कानपुर में स्थापित हुआ था। और मैंने आपको बता दिया था कि साम्यवाद की विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित हैं, चाहे वो भगत सिंह हो चाहे ये बाकी लोग हों। ठीक है, अब इन्होंने जैसे ये स्थापित हो गया तो सबसे पहला टारगेट इन्होंने किसको किया? इनको बदला लेना था लाला लाजपत राय की हत्या का, और इन्होंने की सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या की गई नवंबर 1928 में ही। आपको याद रखना है, नवंबर की ही घटनाएं हैं। नवंबर 1928 में ही अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। हालांकि इन लोगों का जो टारगेट था वो स्कॉट को मारना था, जो मुख्य अधिकारी जिन्होंने इस लाठीचार्ज के लिए अनुमति दी थी लाहौर में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मारना किसे चाह रहे थे? स्कॉट को। मार किसे दिया इन्होंने? सैंडर्स को। हालांकि सैंडर्स भी कहीं ना कहीं इस सारे मामले में दोषी थे, तो उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कहाँ की गई? लाहौर में। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाहौर में ही लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी और वहीं के अधिकारी थे, तो उनकी हत्या भी कहाँ होगी? लाहौर में। अब यहाँ पर HSRA के जो सदस्य हैं ये बड़े हावी दिखाई देते। आपको बताएं, इनकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है। 1929 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको और घटनाएं करते हुए दिखाई देंगे, जिसको कहते हैं सेंट्रल असेंबली पर इन्होंने बम फेंका। उसके अलावा आप सेंट्रल असेंबली का मतलब समझिए कि संसद पर आप बम फेंक रहे हैं। उसके अलावा आप इरविन को मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी जिस रेल से वो यात्रा कर रहे हैं उसको उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब HSRA जो है बहुत हावी स्थिति में है, बहुत प्रभावी स्थिति में है। और उनमें से एक घटना आपके सामने है जब इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, इसके अलावा इनके एक रीडर थे चरण सिंह, उनकी भी मौत हो गई थी। इस तरह की जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी इस क्रांतिकारी युग से हटते हुए थोड़ा सा राजनीतिक संदर्भ को टच करने की कोशिश करते हैं। और 1928 में ही हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। देखिए, नेहरू रिपोर्ट क्या है? हमसे आजकल हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारी जानकारी में जब हम वीडियो में इस सारी बातचीत को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि हम क्वेश्चंस को फेस कर पाते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या है, एक बार देख लें। देखिए, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट का सीधा संबंध किससे है? मोतीलाल नेहरू से है। और आपको बताएं, यहां पर भारत सचिव थे बर्किनहेड, और बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप संविधान का एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कीजिए, एक ऐसा ढांचा बनाकर दीजिए जो सभी लोगों को मान्य हो, सभी दलों को मान्य हो, बेसिकली सभी दलों को मान्य हो। इस तरह का एक ढांचा बनाइए। किसने कहा? भारत सचिव बर्किनहेड ने कहा। और इस चैलेंज को स्वीकार किया किसने? भारत में कांग्रेस ने, और कांग्रेस से संबंधित दलों ने, और सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में फैसला लिया गया कि हम क्या करेंगे, सभी दल मिलकर संविधान का एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जिसमें हम हमारी इनिशियली आरंभिक तौर पर मांगे रख सकें। ठीक है, और जो रिपोर्ट बनेगी, जो ढांचा बनेगा, वो मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 28/8/28 यहाँ पर डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में आम सहमति बनाई गई थी। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में 28/8/1928
यहाँ पर सहमति बनाई गई, सभी दलों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय किया गया कि एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और उन 10 सदस्यों में मुख्य भूमिका निभाई किसने? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ने तैयार किया इस रिपोर्ट को मूल रूप से। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें थी आपको बताएं। आज हम बड़े आसानी से देख लेते हैं कि संविधान है, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, जैसा कानून आपको ज़रूरी होता है वैसा कानून आपको मिल जाता है आपके फेवर में, आपकी सुविधाओं के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, समानता, सब चीज़ें आपको मिली हुई हैं। और उसका जो बेस है, जो उसका ग्राउंड अगर आप देखेंगे, उस समय इतनी वाइड थॉट लेकर चलना, इतनी विस्तृत विचारधारा लेकर चलना और इतनी अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण था। और इन्होंने सिद्ध किया, बर्केनहेड की चुनौती को बहुत अच्छे से इन्होंने स्वीकार किया और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर डालने की कोशिश की। क्या मुख्य बातें थी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में किन मुद्दों को लेकर विवाद होगा। सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए। अब तक जो भारत में मताधिकार की स्थिति थी बहुत कम थी, बहुत कम लोगों को 3%, 13% जो व्यक्ति टैक्स दे रहे हैं ना, केवल 13% लोगों को मताधिकार प्राप्त था। और अब वयस्क मताधिकार की डिमांड थी और इसके लिए 21 वर्ष की आयु को बेस बनाने की बात यहाँ पर की गई। दूसरा ये कहा गया कि पंथ निरपेक्षता लागू की जाए भारत में, अर्थात सांप्रदायिक विवाद जो हैं वो नहीं हो। इसके अलावा सिंध को बम्बई से अलग प्रांत बनाया जाए, सिंध को बम्बई से अलग प्रांत बनाया जाए। मैं यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि ये सारा का सारा जो था, गुजरात का क्षेत्र भी, बम्बई का क्षेत्र भी, महाराष्ट्र का क्षेत्र भी, ये इतना बड़ा बम्बई बना रखा था इन्होंने, ठीक है। और इतना बड़ा बम्बई जो था वो प्रशासनिक दृष्टि से कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होते थे और लगातार दोनों ही पक्षों को, मैं कहूँ कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों को ही लग रहा था कि सिंध को बम्बई से अलग प्रांत बना देना चाहिए, क्योंकि कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था वहाँ का। तो सिंध को बम्बई से अलग प्रांत बनाया जाए, ये भी नेहरू रिपोर्ट के अंदर डिमांड की गई, या यूँ कहिए कि एक फैक्टर डाला गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें, इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली को अपनाया जाए, संयुक्त निर्वाचन को अपनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ, हम इस पर डिस्कस करेंगे सारा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की जाएं, ठीक है। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए। इसके साथ शक्ति विभाजन किया जाए, केंद्र और राज्य में, केंद्र राज्य में शक्तियों का व्यवस्थित विभाजन किया जाए। तो ये सारी तमाम मांगें जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मांग डोमिनियन स्टेट की। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज। तो ये सारी की सारी डिमांड हैं। किसकी डिमांड है? ये नेहरू रिपोर्ट की डिमांड है। पहले तो हम ये समझें कि इसका मतलब क्या है। वयस्क मताधिकार, हमको पता है 21 वर्ष से ज़्यादा व्यक्ति के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, अर्थात सांप्रदायिक भेदभाव जो है वो किसी के साथ नहीं किया जाए, किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं मिले, किसी को कम नहीं मिले। सिंध को बम्बई से अलग प्रांत बना दिया जाए, बहुत समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं। संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली, ये कह रहे हैं कि संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली अपनाई जाए, जबकि इससे पहले जो चल रहा था वो क्या था? वो सांप्रदायिक निर्वाचन था। उस समय तो
संगठन के बिहाफ पे, या यूँ समझिए कि ना समझी में, मुस्लिम लीग ने यहाँ पर एक बार तो इस बात को स्वीकार कर लिया और वो भी इस डिमांड में शामिल हो गए कि संयुक्त निर्वाचन को अपना लिया जाए, क्योंकि इसमें एक लाइन ये भी जोड़ी गई थी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए, अर्थात मुसलमानों के हितों की भी रक्षा की जाएगी। तो उनको लगता था कि ठीक है, परंतु जब बाद में इन्होंने डिस्कस किया तो मुस्लिम लीग को लगा कि ये हमने गलत डिसीजन ले लिया, और इस वजह से वो इस कारण से, इस मुख्य मुद्दे की वजह से इस पूरी रिपोर्ट से कहीं अलग थलग होने लग गए। ठीक है, तो संयुक्त निर्वाचन की मांग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी जाएं, ये दूसरा मुद्दा है जहाँ पर मुस्लिम लीग अलग विचार रखती है। कैसे अलग विचार रखती है, एक बार देखिए। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? ऐसी शक्तियाँ जो बाद में कोई नए सब्जेक्ट्स एडिट हो जाते हैं, जैसे शक्ति विभाजन किया जाता है, केंद्र को इन विषयों पर कानून बनाना है, राज्यों को इन विषयों पर कानून बनाना है, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार दे दिया जाता है। अब अगर कुछ नए सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं, नए विषय जो जुड़ते चले जाते हैं, वो एक्स्ट्रा जो शक्तियां हैं वो किसको दी जाए, वो नए सब्जेक्ट किसे मिलें। अब यहाँ पर मतभेद क्या है कि कांग्रेस जब भी चाहेगी वो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में चाहेगी, और जिन्ना जब भी चाहेंगे वो अवशिष्ट शक्तियों को प्रांतों में चाहेंगे। किस तरह से, देखें एक बार। केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? अगर आप तात्कालिक परिस्थितियों को देखेंगे तो केंद्र में हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहेगा, और कांग्रेस चाहेगी कि वो नए विषय जो हैं, नए सब्जेक्ट्स जो हैं, वो हमारे कंट्रोल में रहें। इस वजह से तो वो तो केंद्र में मांगेंगे अवशिष्ट शक्तियों को, और जिन्ना को ये लगता है कि उन बेसिक सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार अगर राज्यों में होगा तो कम से कम उन राज्यों में जहाँ पर वो सरकार बनाने की स्थिति में है, बहुमत की स्थिति में है, तो वो वहाँ कानून बना सकेंगे अवशिष्ट शक्तियों पर, नए विषयों पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जिन्ना यहाँ पर डिमांड कहाँ करेंगे, वो कहेंगे कि प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ मिलनी चाहिए। तो ये दूसरा वो मैटर है जहाँ पर डिस्प्यूट होगा। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में दिया जाना, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में कट जाएंगे और इनमें आपस में मतभेद की स्थिति आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, केंद्र में द्वैत शासन। आपको पता है कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन दिया गया था। अब यह डिमांड की जा रही है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाए, और यह डिमांड 1935 के अधिनियम में मान भी ली गई। इसके बाद केंद्र और राज्य में शक्तियों का प्रॉपरली विभाजन हो, ये डिमांड थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण कि डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की जा रही है। दो तरह का शासन होता है, एक होता है पूर्ण स्वतंत्रता वाला, पूर्ण स्वराज्य, और यहाँ ये जो मांग रहे हैं वो है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल या वायसराय के अंडर भारतीयों को शासन चलाने के अधिकार मिले। बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए इस चीज़ को। गवर्नर जनरल रहे, ब्रिटिश ताकत रहे, कोई समस्या नहीं है, अंग्रेज भारत में रहे, कोई समस्या नहीं है, पर उनके अंतर्गत हमें शासन संचालित करने का अधिकार मिले। इसे क्या कहते हैं? इसे औपनिवेशिक स्वराज्य कहते हैं। और पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब तो यह है कि अंग्रेज भारत से चले जाएं। तो यहाँ पर अभी भी कांग्रेस को ये आत्मविश्वास नहीं है कि हम लोग खुद अपने देश का शासन चला सकते हैं। वो कहीं पर भी स्वतंत्रता की मांग स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं, केवल डोमिनियन स्टेट अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस तरह की मांग से कुछ लोग सहमत नहीं हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम मैं आपको यदि कहूँ तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इन लोगों ने विरोध किया है, और विरोध किस विषय को लेकर किया है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो डोमिनियन स्टेट की है, पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि 1929 में जब 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होंगे, तो वहाँ वो सीधी सीधी पहली डिमांड यही करेंगे कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। ठीक है, 10 लोगों की समिति थी, पूर्ण स्वराज्य के मुद्दे पर इनकी नाराज़गी रही। और कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि पहली बार, यहाँ पर एक जो लास्ट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहली बार
19 मूल अधिकार यहाँ पर डिमांड किए गए, शामिल किए गए, और यही मूल अधिकार जो हैं इन्हीं का प्रश्न आगे बहुत महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। और फिर भारतीय संविधान में यहाँ से इन्हीं मूल अधिकारों को सही रूप से संजोकर व्यवस्थित किया जाएगा। तो 19 मूल अधिकार यहाँ पर डिमांड किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए, तो ये भी नेहरू रिपोर्ट की एक विशेषता होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए अच्छी हैं, भारतीय साम्राज्य के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अच्छी हैं। धीरे धीरे आपको राइट्स मिलते चले जाएंगे, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो, ये सब डिमांड्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। परंतु यहाँ जिन्ना और कांग्रेस में या मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें सुलझाया जाना संभव नहीं हो पाया, और वही भारत के विभाजन के रूप में आपको दिखाई देता है कि आगे जाकर भारत इन्हीं मुद्दों पर डिवाइड हो गया। जहां मुसलमानों को लगता है कि उनको पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें शासन प्रशासन में पूरी भूमिका नहीं मिलती है, और उसके अलावा उनके अधिकार जो है वो कांग्रेस छीन रही है, उनको ऐसा लगता है। और वही कारण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में डिटैच रहे और आगे जाकर भारत का विभाजन हो गया। तो ये नेहरू रिपोर्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जिन्ना 14 सूत्री मांगों में क्या डिमांड करते हैं, गांधी क्या चाहते हैं, और इरविन किस तरह से गांधी को वहाँ पर दुत्कार देते हैं, मना कर देते हैं, और एक नया आंदोलन विकसित होता है जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो सब बातचीत अगली क्लास में। फ़िलहाल इतना ही। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।